हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है भूजल के स्रोत। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि भूजल क्या होता है, भूजल के स्रोत कौन कौन से हैं और भूजल को हम वापस रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो समझते हैं भूजल के बारे में कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये भूजल होता क्या है। भूजल मतलब कि भूमि के नीचे पाया जाने वाला पानी। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को हम कहते हैं भूजल। तो भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल कहलाता है। जल का कुछ भाग भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। भूमि की सतह के ऊपर जो पानी बहता है, मुख्य रूप से नदियों, तालाबों, झीलों में जो पानी बहता है, वो मृदा के माध्यम से नीचे अवशोषित हो जाता है और भूजल बन जाता है। इसका कुछ भाग गुरुत्व के कारण भूमि के नीचे परतों में एकत्रित हो जाता है। तो मृदा में, मिट्टी में जो पानी अवशोषित हो गया है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नीचे भूमि के अंदर उतरता जाता है और भूजल बन जाता है। भूमिगत जल खेती, उद्योगों और दैनिक जीवन के कार्यों हेतु महत्वपूर्ण है। ये जो भूमि के अंदर जो पानी पाया जाता है जिसे हम भूजल कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में खेतों में यूज लिया जाता है, कृषि के कार्यों में यूज लिया जाता है, उद्योगों में यूज लिया जाता है और दैनिक जीवन में भी हम इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। देखते हैं ये सतही जल क्या होता है और सतही जल और भूमिगत जल में अंतर क्या है। पृथ्वी पर गिरने वाला जल धारा के रूप में प्रवाहित होकर झरनों, तालाब, झीलों में चला जाता है और इसे ही हम सतही जल या सरफेस वाटर कहते हैं। तो बारिश के दौरान जो पानी भूमि के ऊपर आता है वो नदियों, तालाबों, झरनों के माध्यम से बहता है, सतह के ऊपर ही बहता है, इसीलिए हम सतही जल या सरफेस वाटर कहते हैं। इस जल का कुछ भाग भूमि के अंदर मृदा क्षेत्र में अवशोषित होकर एकत्र हो जाता है। तो जब ये पानी भूमि के ऊपर आता है, सतही जल के रूप में प्रवाहित होता है, तो इसका कुछ हिस्सा मृदा में धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, मृदा क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। जब मृदा क्षेत्र संतृप्त, संतृप्त मतलब कि मृदा में जितनी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की उतना पानी आ गया है, यानी कि जब मृदा क्षेत्र संतृप्त हो जाती है उसके बाद ये पानी धीरे धीरे नीचे भूमि के अंदर चला जाता है। कुछ भाग धीरे धीरे संचारित होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के नीचे चला जाता है। भूजल बनने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्वीफर या जलप्रत। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा के अंदर का ये पानी जब मृदा संतृप्त हो जाती है उसके बाद ये भूमि के अंदर अवशोषित हो जाता है, नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जलभृत या एक्वीफर और इस संचित जल को कहते हैं भूजल। इस क्रिया को कहा जाता है जलभृत या एक्वीफर। और ये जो पानी इकट्ठा हो गया है, जिस पानी का संचय हो गया है, उसे हम कहते हैं भूजल या फिर ग्राउंड वाटर। निचले क्षेत्रों से ये झरनों और धारा के रूप में बाहर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ी एरिया है और यहां पर बारिश हुई है, ये सतही जल के रूप में पानी बह रहा है, धीरे धीरे इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर चला गया है, भूजल बन गया है। तो नीचे भूजल बन गया है। अब ये भूजल स्थिर नहीं है, ये आसपास वाले क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह पर बहता रहता है। तो इसका जो निचला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र का, ढलान क्षेत्र का जो निचला एरिया है, इसमें कभी कभार ये पानी बाहर आ जाता है। ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि समानांतर चलते हुए बाहर आ जाता है। किसके रूप में? झरनों के रूप में। हम कभी कभार पहाड़ी क्षेत्रों में, ये ढलान वाले क्षेत्रों में देखते हैं कि पानी धीरे 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 रिसता हुआ बाहर आ रहा है। ये कैसे बाहर आ रहा है? भूजल का ही पानी बाहर आ रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे जल का चक्रण होता है। जल एक चक्र रूप में घूमता है। जैसे कि यहां पर है महासागर, महासागर मतलब बहुत बड़ा पानी का हिस्सा। ऊपर है सूर्य देवता। महासागर का पानी सूर्य के तापमान की वजह से वाष्पोत्सर्जित होगा, वायुमंडल में चला जाएगा, वातावरण में चला जाएगा। धीरे धीरे इसका संघनन होकर बादल बन जाएंगे। बादल हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और किसी और जगह पर जाकर इन बादलों का पानी नीचे आ जाएगा बारिश के रूप में और ये सतही जल के रूप में बहेगा। मुख्य रूप से नदियों, झरनों, तालाबों के माध्यम से बहेगा। और ये सतही जल जब ठहर जाता है कहीं पे, इसको थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है ठहरने की, तो यही पानी नीचे
टपक टपक कर भूजल के रूप में बन जाता है। और ये सतही जल और भूजल अंत में जाता कहां है? वापस महासागर में। और वापस महासागर से वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बनेंगे, बादल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, हवा के माध्यम से वहां बारिश होगी, और इस तरह से पानी जो है वो चक्रीय रूप में घूमता रहता है। सतही जल और भूजल दोनों अंततः महासागरों में चले जाते हैं, और जहां से वाष्पीकरण द्वारा ये वायुमंडलीय जल वाष्प की आपूर्ति होती रहती है। तो ये जो सतही जल है, ये जो भूमि के अंदर का जल है, ये अंततः कहां चले जाते हैं? महासागर में चले जाते हैं। और महासागर के पानी का वाष्पीकरण होता है। हालांकि सतही जल का भी वाष्पीकरण होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में जो वाष्पीकरण होता है वो महासागरों द्वारा होता है। तो महासागरों द्वारा वाष्पीकरण हुआ, सूर्य की रोशनी की वजह से वाष्पीकरण से बादल बने, बादल एक जगह से दूसरी जगह पर गए, हवा के माध्यम से पानी बरसा, वापस सतही जल और कुछ हिस्सा भूमिगत जल, और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। हवाएं नमी को भूमि पर लाती है, जिससे अवक्षेपण होता है तथा जल चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हवा का भी योगदान है इस चक्रीय संसाधन में। अवक्षेपण की इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा भूमिगत जल की आपूर्ति होती है, इसे पुनः भरण कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया से अपना जो भूजल है वो वापस रिचार्ज होता रहता है, उसे हम पुनः भरण भी कह सकते हैं, दोबारा भरा जाना, जिसे हम रिचार्ज भी कह सकते हैं। भूजल निरंतर क्रियाशील रहता है। जैसा मैंने बताया कि भूजल लगातार चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है। हालांकि ये लंबे क्षेत्र में नहीं जाता है, आसपास वाले क्षेत्रों में ही चला जाता है। और यदि कहीं ढलान है, इसको समानांतर हिस्सा मिल गया है, तो वो झरने के रूप में बाहर भी आ जाता है। इसके अलावा कुओं, ट्यूबवेल के माध्यम से इंसान खुद ही इस भूजल को बाहर निकाल लेता है। सतही जल की तुलना में ये बहुत धीरे धीरे बहता है। सतही जल मतलब सतह के ऊपर बहने वाला पानी, मुख्य रूप से नदियों, झरनों, तालाबों में जो पानी बहता है। तो ये सतही जल जो है वो तो बहुत तेज बहता है, लेकिन जो भूमि के अंदर का पानी है वो धीरे धीरे बहता है। जल तालिका, जिसे हम अंग्रेजी में वाटर टेबल कहते हैं, इसको भूमिगत जल तालिका भी कहा जाता है। मृदा में जो पानी आ गया है अवशोषित होके, और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमिगत जल जो बन गया है, उसके बीच में जो हिस्सा होता है पानी का, उसे हम कहते हैं वाटर टेबल या जल तालिका, जिसे हम भूमिगत जल तालिका भी कहते हैं। उस गहराई तक जिसमें मृदा के छिद्रों स्थानों की जल के साथ पूर्णतः या जिस स्तर पर यह पाई जाती है, उसे जल तालिका कहा जाता है। तो मैंने जैसा बताया कि मृदा के पानी और भूमिगत जल के बीच वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं भूमिगत जल तालिका या जल तालिका। जल तालिका भूजल क्षेत्र को अलग करती है जो इससे नीचे होता है। तो जो भूजल है और मृदा है, उसके बीच में जो पानी होता है उसे जल तालिका कहते हैं। इस प्रकार ये जो भूजल क्षेत्र है उसको मृदा से अलग करती है। जल तालिका में ऋतु दर ऋतु और वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव आता रहता है। अब ये जो भूजल तालिका है वो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, उसमें पानी फिक्स रहता है। जैसी बारिश होगी और जैसा रुकने का स्थान होगा, उस हिसाब से ये जल तालिका का पानी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वर्षा और जलवायु में भिन्नता इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो एक तो जलवायु और जो वर्षा की मात्रा है वो फिक्स नहीं है, उसका समय भी फिक्स नहीं है। तो इस वर्षा की मात्रा और समय पे ही डिपेंड करता है कि अपनी जल तालिका कैसी रहेगी। ये कुओं और कृत्रिम रूप द्वारा जल की मात्रा निकालने से भी प्रभावित होता है। इस जल तालिका में उतार चढ़ाव एक अन्य कारण से भी होता है, वो ये है कि मानवों द्वारा इस पानी को कितना बाहर निकाला जाता है। कुओं से, ट्यूबवेल से कितना इस पानी को बाहर निकाला जाता है। जिस क्षेत्र में ज्यादा पानी बाहर निकाला जाएगा, जल तालिका वहां की नीचे रहेगी, और जिस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पानी बाहर निकाला जाएगा, उसकी जल तालिका ऊपर रहेगी, पानी भरा हुआ रहेगा। देखते हैं इस फोटो के माध्यम से जल तालिका कहां पर है। देखिए ये जल तालिका वाला हिस्सा है, और ये आर्द्र मौसम की वजह से जल तालिका ऊपर है, और शुष्क मौसम यानी कि बारिश कम है, नमी कम है, बारिश कम है, तो जल तालिका नीचे रहेगी। और इस जल तालिका के पानी को हम कैसे निकालते हैं? अगर गहरा कुआं खोदेंगे तो वो अंदर से पानी निकालेगा, और यदि यदि उतला कुआं खोदेंगे तो वो बहुत ही कम गहराई से पानी बाहर निकालेगा। तो जल तालिका क्या है? भूमिगत जल और मृदा के बीच वाला वो क्षेत्र जिसमें पानी भरा होता है, उसे हम जल तालिका कहते हैं। अब इस जल तालिका में उतार चढ़ाव होता रहता है, ऋतु दर ऋतु, मौसम दर मौसम, और मानव कितना इसको बाहर निकाल रहा है उस पर इसका डिपेंडेंसी रहती है। देखते हैं टेबल रूप में सतही जल और भूजल में क्या अंतर होता है। सतही जल सतह के ऊपर बहने वाला, और भूजल मतलब भूमि के अंदर बहने वाला। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सतही जल ऐसा जल है जो भूमि की सतह पर बहता है, मुख्य रूप से झरनों, नदियों, तालाबों, झीलों के रूप में बहता है। जबकि भूजल क्या आता है? जो कि भूमि के अंदर बहता है, जिसे हम कुओं, ट्यूबवेल, हैंडपंप इनके माध्यम से बाहर निकालते हैं।
सतही पानी जो है वो खुला होता है, इसलिए आसानी से दूषित हो जाता है। भाई सतही जल तो ऊपर ही दिखेगा, तो वो आराम से दूषित हो जाएगा। भाई मानव क्या करता है, अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं से अपने घरेलू अपशिष्टों को ऐसे ही आसपास की नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों में डाल देता है, तो सतही जल जो होता है वो आसानी से दूषित हो जाता है। जबकि भूजल जो है, चूंकि ये पृथ्वी के अंदर है और छिपा हुआ है, तो ये आसानी से दूषित नहीं होता है। सतही पानी को अक्सर किसी अन्य स्थान तक ले जाने में काफी खर्च करना पड़ता है, यानी कि ये काफी महंगा है। यदि आप सतही जल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि तालाब का पानी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, ले जा सकते हैं, लेकिन इसको ले जाने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है, काफी ये महंगा प्रोसेस है। जबकि जो भूजल है, भूमि के अंदर का जो पानी है, वो अपने आसपास वाले क्षेत्रों तक ही उपलब्ध होता है, इसीलिए इसको ज्यादा दूर नहीं लेके जाया जा सकता है, तो ये सस्ता होता है। इसको तो ज्यादा दूर आप लेके जा भी नहीं सकते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सस्ता होता है। सतही जल का परोक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दूषित होता है। भाई सतही जल अभी हमने देखा कि खुला होता है, सामने ऊपर ही होता है, तो दूषित हो जाता है, इसीलिए इसको परोक्ष रूप से हम उपयोग सीधा नहीं कर सकते हैं। जबकि भूजल चूंकि छुपा हुआ होता है, भूमि के अंदर होता है, आसानी से दूषित नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम सीधे तौर पर परोक्ष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जो सतही जल होता है वो खुला होता है, बात समझ में आ गई। तो वाष्पीकरण के माध्यम से इसमें कमी आती रहती है। सूर्य की रोशनी की वजह से, उसके तापमान की वजह से जो सतह के ऊपर का पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब सतह के ऊपर पानी में कमी आ जाती है, उसमें क्षति आ जाती है। जबकि जो भूजल है, चूंकि भूमि के नीचे होता है, तो उसका वाष्पीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर सूखे क्षेत्र में भूमिगत जल है, तो उस भूमिगत जल का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। लेकिन यदि सूखे क्षेत्र में ही सतही जल है, तो अब सूखे क्षेत्र में चूंकि तापमान ज्यादा रहता है, तो ये जो सतही जल है वो ज्यादा से ज्यादा खत्म होता जाएगा। तो इस इलाके में सतही जल का प्रयोग कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भूजल के स्रोत क्या है, कहां कहां से हम भूजल को प्राप्त कर सकते हैं। भूजल के स्रोत के रूप में जलभृत या एक्वीफर का महत्व भौगोलिक परतों के छिद्रों पर निर्भर करता है, जहां पर यह निर्मित होता है। तो जैसा एक्वीफर होगा, यानी कि जैसा कि जलभृत होगा, उसी के आधार पर भूजल के स्रोत की डिपेंडेंसी रहेगी। इस जल को कुओं में जलभृत या अंतःस्पंदन दीर्घा, जिसे हम इनफिल्ट्रेशन गैलरी कहते हैं, द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी यानी कि अंतःस्पंदन दीर्घा के माध्यम से इसे बाहर निकाला जाता है। सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप मतलब कि एक तरीके से जिसे हम नलकूप कह सकते हैं, जिसे हम ट्यूबवेल कह सकते हैं, जो कि कुएं की तुलना में थोड़ा पतला होता है और कम गहराई का होता है। सबमर्सिबल पंप जिसमें बिजली से चलने वाली मोटर लगी होती है, इसका प्रयोग भी भूमिगत जल को सतह पर लाने के लिए किया जाता है। कुएं का प्रयोग भी कर सकते हैं हम भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। सबमर्सिबल पंप का उपयोग भी आज वर्तमान में बहुत ज्यादा हो चला है। इसके अलावा हैंडपंप का उपयोग भी भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। देखते हैं भूजल उपाहरण की विधियां। भूजल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, और इनमें से सबसे अधिक अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि झरना, अभी हमने बात की थी कि जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, उसमें जो भूजल होता है वो अपने समांतर क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर निकलता है झरने के रूप में। तो झरने के रूप में भी हमें भूमिगत जल कहीं कहीं देखने को मिलता है। जल तालिका सामान्यतः भूपृष्ठ की स्थलाकृति के अनुसार होती है। तो जो जल तालिका होती है वो भूपृष्ठ के अनुसार होती है, भूमि का पृष्ठ जैसा होगा, भूमि जैसे दिखने में होगी, पहाड़ी है, मैदान है या पठारी क्षेत्र है, उसके हिसाब से जल तालिका होती है। भूमिगत जल की गतिविधि सतही जल की तुलना में काफी धीमी होती है। अभी हमने बात की थी कि जो भूमिगत जल है वो कम गतिशील होता है सतही जल की तुलना में। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जब जल तालिका सतही जल के स्तर से ऊपर होती है, तो भूमिगत जल झरनों के रूप में बाहर आ जाता है, और इस जल का उपयोग पीने हेतु भी किया जा सकता है। तो यदि पहाड़ी क्षेत्र में, ये वाला पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो ढलान वाला क्षेत्र है, ज्यादा ढलान वाला क्षेत्र है, जब भूमिगत जल सतही जल से ऊपर आने लगे, तो फिर ये खुद ब खुद झरने के रूप में बाहर आता है, और इस झरने द्वारा निकले भूमिगत जल को पीने के रूप में भी बड़ी मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा है कुआं खोदकर इसका हम प्रयोग ले सकते हैं, इस भूमिगत जल का उपयोग में ले सकते हैं। यह प्राय साधारणतः खुले कुएं होते हैं, जिन्हें जमीन में खोदकर या भूमिगत जल को धारण करने वाले स्तर से पानी निकालकर उनके पानी से सिंचाई की जाती है। तो कुआं क्या होता है?
कुआं एक चौड़ा खुला मुंह होता है और ये गहराई तक बना होता है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि हम भूमिगत जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोटर लगा के भी इस पानी को बाहर निकाला जाता है, और आपने देखा होगा कि इसके अंदर बाल्टी डालकर सीधा पानी बाहर भी निकाला जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल कैसा है? उथला है। उथला है मतलब कि कम गहराई पर है। कुएं अधिक गहराई पर होते हैं, ट्यूबवेल आपके कम गहराई या ज्यादा गहराई दोनों पर मिल सकता है। जमीन में एक छेद बनाकर इसमें पाइप के द्वारा भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है, और इसकी गहराई लगभग 60 से 70 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। जो उथला ट्यूबवेल है, कम गहराई वाला ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल क्या होता है? एक छोटा छिद्र होता है, इतना छोटा भी नहीं, ठीक ठाक छिद्र होता है, लेकिन कुएं से तो बहुत कम होता है। इस छेद के माध्यम से हम भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं, और इस ट्यूबवेल की गहराई लगभग 60 से 70 मीटर के आसपास होती है। दूसरा होता है गहरा ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल ही है, इसकी चौड़ाई ट्यूबवेल के बराबर ही है, उतले ट्यूबवेल के बराबर ही है, लेकिन इसकी गहराई तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। इसकी गहराई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। सिंचाई के दौरान इनका उपयोग दिन भर किया जाता है। तो मुख्य रूप से इस ट्यूबवेल के पानी का उपयोग, जो कि भूमिगत जल को बाहर निकाल रहा है, सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है हेडपंप। हेडपंप का प्रयोग ग्रामीण और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में किया जाता है। हेडपंप आपने देखा होगा, उसको ऐसे चलाना होता है और ऐसे चलाकर भूमिगत जल को बाहर निकाला जाता है। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये हाथ से चलाए जाते हैं। इनमें बिजली या अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ये बिजली से नहीं चलाए जाते हैं, हाथ से ही चलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का समुचित उपयोग करना चाहिए। भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति पानी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए अपने पानी के स्रोत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पानी के स्रोत तो उतने ही है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो पानी का हिस्सा आता है वो कम होता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उद्योगों से हम पानी को प्रदूषित करते हैं, घरेलू कचरा भी हम पानी में डालकर उसको गंदा करते हैं, पानी का लापरवाही से प्रयोग करते हैं, ब्रश करना होता है अपना अपना नल खुला छोड़ देते हैं, एक बाल्टी में नहाना होता है, हम झरने के माध्यम से 5-10 बाल्टी में नहाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी कारणों की वजह से अपना जल प्रति व्यक्ति जो सीमितता है वो कम होती जा रही है। तो हमें जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं घरों में हम कैसे पानी का समुचित उपयोग करके पानी का संरक्षण कर सकते हैं। देखते हैं स्नान घर में, बाथरूम में हम कैसे पानी का समुचित उपयोग कर सकते हैं। दाढ़ी बनाते वक्त, दांत साफ करते वक्त पानी खुला नहीं छोड़े। सेव करते वक्त समय या दांत साफ करते समय पानी के लिए मग का प्रयोग करें। तो ऐसे छोटे छोटे क्रियाकलाप है, जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो हम नल खुला छोड़कर ब्रश करते हैं, अब वो पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, साफ पानी, शुद्ध पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जब ब्रश कर रहे हो तो नल बंद रखें, और इससे भी कारगर तरीका यह है कि आप अलग से मग ले, उस मग को भरे और फिर उस मग में जो पानी भरा है उसका प्रयोग करें, सेव बनाते समय या फिर ब्रश करते समय। रसोई और लॉन्ड्री में भी हम थोड़ी सी बातों का ध्यान रख के बहुत बड़ी मात्रा में पानी की बचत कर सकते हैं। तो अपने रसोई में जो पानी का प्रयोग किया जाता है, बर्तन धोने के लिए, सब्जियों को साफ करने के लिए, अलग अलग क्रियाओं के लिए, उस पानी का उपयोग हम अपने बगीचे में, अपने गमलों में डालने के लिए कर सकते हैं, अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, बाहर सड़क साफ करने के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, ताकि इन चीजों के लिए, दूसरी चीजों के लिए हम साफ पानी प्रयोग में ना करें, रसोई का पानी ही प्रयोग करें। बगीचा और भूतरस्य निर्माण में या खेती में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। जलवायु के आधार पर घर में उपयोग किए पानी का 75%, 75% बदलते मौसम में घर से बाहर उपयोग में होता है। उपकरणों में हम क्या कर सकते हैं? कम प्रवाह से निकलने वाले फॉसेट एवं सावर जैसे उपकरण लगवाएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नलों को शुरू करते बहुत तेजी से पानी आता है, हमें इतने तेज पानी की जरूरत नहीं होती है, जबकि तेज पानी जो आता है उससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो हमें ऐसे उपकरण, छोटे छोटे उपकरण मार्केट में मिलते हैं, उनको लगाना चाहिए ताकि पानी की गति कम हो सके, तो हम उसका समुचित उपयोग कर सके। देखते हैं, टब में नहाने के स्थान पर नहाने के लिए थोड़े पानी का प्रयोग करें। कुछ लोग टब भर के पानी नहाते हैं। अब टब में तो 20-25 बाल्टियों का पानी आता है। अब एक व्यक्ति के लिए 1 बाल्टी, 1.5 बाल्टी पानी पर्याप्त रहता है, जबकि एक टब के माध्यम से हम 25-30 बाल्टी को वेस्ट कर लेते हैं। तो टब की बजाय हमें सही तरीके से नहाने पर ध्यान देना चाहिए। पीने के पानी को फ्रिज में भंडारित करके रखें।
बगीचे में सिंचाई के उपकरणों में सभी लीकों को जांच कर ले और मरम्मत करवा ले। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो पाइपलाइन जा रही होती है, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए जो पानी उपयोग में आता है, वो पाइपलाइन फूटी होती है और उससे लगातार पानी ऐसे ही वेस्ट होता है। एक तो पानी वेस्ट हो रहा है, वो तो एक बड़ी समस्या आई। इसके अलावा आसपास कीचड़ भी हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां है, आवागमन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लीकेजों को जल्दी से जल्दी पहचान कर उसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत करनी चाहिए, ताकि हम पानी का संरक्षण कर सकें। ऐसी उच्च क्षमता वाली वॉशिंग मशीन खरीदे जिससे 50% ऊर्जा एवं पानी की बचत होती है। भाई, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का चलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसी वॉशिंग मशीन खरीदें जिसमें हम पानी और ऊर्जा का लगभग 50% से 50% से भी ज्यादा बचत कर सके। साबुन या शैम्पू लगाते समय पानी को बंद कर दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तो शॉवर से नहाते हैं, झरने से नहाते हैं बाथरूम में, वो भी पानी को वेस्ट ही कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसे नहा रहे हैं तो आप साबुन लगाते वक्त या शैम्पू करते वक्त उसको बंद कर दें। भाई, उस समय तो जरूरत है ही नहीं, तो अगर जरूरत नहीं है तो क्यों पानी को वेस्ट करना। फलों एवं सब्जियों को बेसिन में धोएं। सब्जियों के धोने के लिए बुश का प्रयोग करें। तो सब्जियों को धोने के लिए या फलों को धोने के लिए जो कि जरूरी है, इसको धोने के लिए आप ऐसे ही खुले नाली में न धोए, उसको बंद नाली में धोए, ताकि उस पानी का वापस से प्रयोग में लिया जा सके। जहां तक संभव हो बेकार पानी को सिंचाई में उपयोग में लाए। तो सिंचाई के लिए आप बेकार पानी को, जिसको आप सीधे तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग करें। रिसाव वाले सभी भागों की मरम्मत करवाएं। टॉयलेट में रिसाव प्रतिदिन 1000 लीटर पानी को व्यर्थ कर सकता है। यदि अपने टॉयलेट में लीकेज है, लगातार धीरे धीरे पानी ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है, तो दिन में लगभग 1000 लीटर पानी वेस्ट हो सकता है, अगर ज्यादा लीकेज हो तो ऐसी चीजों की जल्द से जल्द मरम्मत करवानी चाहिए, ताकि पानी का हम संरक्षण कर सके। अपने टॉयलेट को रद्दी की टोकरी की तरह उपयोग नहीं करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो भी कचरा होता है अपने टॉयलेट में डाल देते हैं, फिर उस टॉयलेट में डाल के फिर फ्लश करते हैं। एक तो कचरा टॉयलेट में डालने से जाम हो सकता है और अन्य समस्याएं हो सकती है, पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा, उस कचरे को फ्लश करने के लिए जब आप पानी डालोगे बड़ी मात्रा में, भाई एक फ्लश में करीब करीब 10 से 20 लीटर पानी जाता है। अब एक छोटे से कचरे को आप आगे ले ले जाने के लिए इतना पानी यूज कर रहे हो, तो आप पानी का वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बर्तनों को डिश वॉशर में बड़े साफ करने से पहले उनको अच्छी तरह रगड़ ले, न कि उनको धोएं। तो बर्तनों को ऐसे नहीं कि पानी से ही रगड़ रगड़ कर धो रहे हो, पानी से लगाने से पहले उसको थोड़ा सा हाथ से ही पहले साफ कर ले, ताकि पानी उसमें कम लगे। सुबह सुबह का मौसम अच्छा होता है, हवा चलते समय पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए। तो जो लोग बागवानी करते हैं, अपने घरों में पौधे लगाते हैं, लगाने भी चाहिए, तो इन पौधों को पानी देना होता है। तो यदि आप बहती हवा में, चलती हवा में पानी दोगे, तो ये पानी जल्दी उड़ जाएगा, वापस पानी देना पड़ेगा। धूप में पानी दोगे तो वाष्पीकरण के माध्यम से ये उड़ जाएगा, वापस पानी देना पड़ेगा। तो या तो सुबह सुबह जब धूप नहीं होती है, हवा शांत होती है, उस समय पानी देना चाहिए, ताकि पानी सही जगह पर पहुंच सके और दोबारा पानी न देना पड़े, पानी का संरक्षण हो सके। और उपकरणों को तो मैंने बताया कि लीकेजेस को रोकना पानी संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है। बाह्य उपयोग में हम कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं? बाहरी स्थानों, सड़क के किनारों एवं रास्तों को पानी से साफ करने के लिए हौज पाइपों की जगह झाड़ू से साफ करें। सड़कों को साफ करने के लिए, बाहरी जगह को साफ करने के लिए लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब पाइप से जब पानी निकलता है तो वो लगातार चलता है, जबकि सफाई में इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो एक तरीके से ये पानी का वेस्टेज है। तो इसकी जगह पर झाड़ू का इस्तेमाल करें, बाल्टी में पानी और झाड़ू का इस्तेमाल करें, ताकि हम पानी का संरक्षण कर सकें। गाड़ी को साफ करते समय बाल्टी में पानी भरकर उपयोग में लाना चाहिए, या फिर व्यापारिक स्तर पर कार धोने का उपयोग करें, जिससे कि पानी का पुनर्चक्रण हो सके। तो यदि हमें अपनी बाइक, अपनी कार को साफ करना है, तो हम पाइप के माध्यम से नहीं, बल्कि बाल्टी में पानी भरकर उसका साफ करें, या फिर व्यापारिक तरीके से मशीनों से उसे साफ करवाएं, ताकि उसका पानी दोबारा प्रयोग में आ सके। जब टंकी या हौज में पानी भरना हो, तो उसमें जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित बटन लगाएं। तो जब हमें अपने छत के ऊपर की टंकी को, टैंक को भरना हो, हौज को भरना हो, तो वहां पर उपकरण लगाना चाहिए, ताकि जब वो भर जाए तो उस उपकरण के माध्यम से वो ऑटोमेटिक पानी मोटर बंद हो जाए, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो।
जिन खिलौनों में लगातार पानी की आवश्यकता होती है उन खिलौनों को न खरीदें। तो बहुत सारे खिलौने होते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है, बिना पानी के वो चल नहीं सकते हैं, बिना पानी का उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे खिलौने नहीं खरीदने चाहिए। भाई बहुत सारे खिलौने आते हैं, दूसरे खिलौनों को खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। नहाने के तालाब को वाष्पीकरण के दौरान अच्छी तरह से ढककर रखें जब उसे प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हो। तो जो नहाने का तालाब है यानी कि स्विमिंग पूल है वो जो खुले में होता है, अब दोपहर में तो कोई स्विमिंग करता नहीं है जनरली, तो क्या करना चाहिए? फिर दोपहर में क्या होगा? वाष्पीकरण के सूर्य के तापमान की वजह से जो वाष्पीकरण होगा उससे पानी वेस्टेज होगा, वो उड़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जब इस तरण ताल का, स्विमिंग पूल का प्रयोग में नहीं लाया जा रहा तो उसको ढक कर रखना चाहिए ताकि वाष्पीकरण की वजह से इसका वाष्पीकरण न हो। इन सजावटी जल विशिष्टता वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें या नहीं खरीदे जिससे पानी का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता हो। तो ऐसी सजावटी चीजों को खरीदने से या इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो कि पानी का बड़ी मात्रा में वेस्टेज करते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि भूजल क्या होता है, भूजल और सतही जल में अंतर क्या होता है, और हमें पानी का संरक्षण करने के लिए उसका सही तरीके से उपयोग अलग-अलग जगह पर कैसे करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बने रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।